नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है 6 दोस्तों की। 6 दोस्त जो कि एक साथ एक कॉलेज में पढ़ा करते थे। इन 6 दोस्तों की दोस्ती कॉलेज में आने के बाद ही हुई थी। इन 6 दोस्तों में 3 लड़कियां और 3 लड़के का ग्रुप था, जिनका नाम था समीर, अमन, मनु, जारा, संगीता और प्रतिमा। ये लोग कॉलेज में मस्ती तो बहुत ज़्यादा किया ही करते थे, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई में भी खास करके मनु और प्रतिमा, इन दोनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रहा करता था। इन दोनों के वजह से बाकी के चारों दोस्त भी पढ़ाई में थोड़ा बहुत ध्यान लगा लिया करते थे। इन सब के कॉलेज में एक बार प्रोजेक्ट की बात आई। इन सबको अपने मन के मुताबिक कोई ना कोई प्रोजेक्ट 1 महीने में पूरा करके सबमिट करना था। उसके बारे में डिटेल में सारी चीज़ें इन्हें सबमिट करनी थी। सारे लोगों ने अपने अपने मन से टॉपिक चुना था, लेकिन पता नहीं क्यों मनु और प्रतिमा ने एक ऐसा टॉपिक चुना था, शायद इसके बारे में ये सोचते थे कि आगे चलकर ये लोग इन चीज़ों से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे। इस वजह से इन्होंने ये टॉपिक चुना। ये कोई और टॉपिक नहीं था, ये टॉपिक था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। ये टॉपिक के बारे में सुनते ही बाकी के चारों दोस्त इन पर हंसने लगे और इन्होंने कहा, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी टॉपिक चुन लिया है तुम लोगों ने। इसके बारे में जो चीज़ होती ही नहीं है, हम कहाँ से क्या ढूंढेंगे और क्या बनाएंगे प्रोजेक्ट और क्या सबमिट करेंगे। लेकिन मनु और प्रतिमा दोनों शायद इस बारे में पहले से बात कर चुके थे और दोनों ने पूरी तैयारी भी शायद कर रखी थी, जिसके वजह से उन दोनों ने अपने चारों बाकी के दोस्तों को भी तैयार कर लिया था कि वो लोग अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो इसी चीज़ पर करेंगे। और आखिरकार 6 दोस्तों की तैयारी इस पर प्रोजेक्ट करने की हो चुकी थी। अब इन्हें तलाश थी एक ऐसी जगह की जहां पर जाकर ये अपनी इस रिसर्च को पूरा कर सकें। 2 दिन के अंदर अंदर ही मनु और प्रतिमा ने वो जगह भी तय कर ली। उन्होंने ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहां उन्हें इस रिसर्च के लिए जाना था। उन लोगों के मुताबिक जो इक्विपमेंट्स उन्हें लगने वाले थे, वो इक्विपमेंट्स भी उन लोगों ने पता नहीं कहाँ से, कब, कैसे, लेकिन अरेंज कर ली थी। और उन दोनों ने बाकी के चारों दोस्तों को बुलाकर ये बात बताई कि अगले दिन उन्हें वहाँ से करीब करीब 250-300 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ जाना है। चारों दोस्तों ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि वैसे भी उन्हें पता था मेन जो भी काम है, रिसर्च है, वो सारी चीज़ें मनु और प्रतिमा संभाल लेंगे। उनका काम तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का साथ देना था। सब ने अगले दिन निकलने की तैयारी कर ली। वहाँ पर वो एक रात के लिए सिर्फ रुकने वाले थे और रात भर की एक्टिविटीज़ नोटिस करके उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार करने वाले थे। मनु और प्रतिमा से किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इस वजह से उन दोनों ने उस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ किसी से कहा भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ इतना बताया कि उस जगह के बारे में ऐसा सुना जाता है कि वो जगह हॉन्टेड है और उस जगह पर अब धीरे धीरे सारे गांव के लोग रहना छोड़कर वहाँ से गांव खाली कर चुके हैं। शायद इक्का दुक्का घर वहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन वैसे भी
उन्हें वहां गांव के अंदर नहीं रुकना था। गांव से थोड़ी दूरी पर एक जंगल था। उस जंगल में जाकर उन्हें ये चीजें करनी थी और वो सब अगले दिन निकल चुके थे। मुश्किल से 6 घंटे 7 घंटे ट्रैवल करने के बाद वो दोपहर के करीब करीब 2-2:30 बजे वहाँ उस जगह पर पहुँच चुके थे। उस जगह पर पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में लगा दी और वो उस जंगल की तरफ बढ़ने लगे। मनु और प्रतिमा इस तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे जैसे वो उस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। उन्हें उस जगह के बारे में काफी कुछ पता है। ये बातें बाकी के दोस्त नोटिस भी नहीं कर रहे थे। वो सब अपने बातचीत में ही लगे हुए थे। जंगल की तरफ मुश्किल से 10 कदम ही उन्होंने आगे बढ़ाया होगा कि तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी और जब उन्होंने पलटकर देखा तो वहां पर एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने उन बच्चों को ये कहकर मना किया कि इस जंगल में बेटा आज तक जो भी गया है वो कभी लौट कर वापस नहीं आया है। ये बात सुनने के बाद चारों दोस्त हंसने लगे। सिर्फ मनु और प्रतिमा शांत खड़े होकर उन बूढ़े बाबा की बातें सुन रहे थे। उन्होंने उन बाबा से ये पूछा कि बाबा इस जंगल की कहानी है क्या? ऐसा क्या छुपा है इस जंगल में कि धीरे धीरे पूरा का पूरा गांव खाली हो गया और आप हमें यहाँ जाने से मना कर रहे हैं? अभी तो वैसे भी दिन है, तो दिन में कहीं पे भी जाना क्या फर्क पड़ता है? बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, बेटा ऐसा तुम्हें लगता है कि दिन में आत्माएं असर नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने उस आत्मा का तांडव देखा है और हम ये जानते हैं कि उसके लिए दिन क्या और रात क्या। वो तो यहाँ पर किसी का आना तो क्या, किसी का इस रास्ते से गुजरना तक पसंद नहीं करती है। उसने हमारे गांव में मौत का ऐसा तांडव दिखाया कि उस तांडव के बाद अब सारे लोग इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते। आधे से ज़्यादा लोग तो अपनी जान खो चुके हैं और हमारे पास इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। इस वजह से ना चाहते हुए भी सबको ये गांव खाली करके जाना पड़ा, जबकि यहाँ कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि पीढ़ियों से यहाँ रहते चले आ रहे हैं। ये बात सुनते ही मनु और प्रतिमा दोनों ने एक साथ ही बाबा से सवाल किया, बाबा आखिरकार यहाँ की कहानी है क्या? आप हमें कुछ तो बताइए। बाबा ने कहा, बहुत ज़्यादा तो बेटा हमें भी नहीं पता। हमने भी बस अपने बुजुर्गों से कहानी ही सुनी थी कि यहाँ पर एक चुड़ैल रहा करती थी और चुड़ैलों का खाना वैसे भी कहते हैं इंसान ही होते हैं। एक बार उस चुड़ैल ने यहाँ पर रहने वाले पूरे एक परिवार को खाकर उनके बचे खुचे शरीर के टुकड़ों को जिंदा जला दिया। इस जंगल के अंदर ही उनकी एक झोपड़ी है और कहा जाता है कि उस झोपड़ी में आज भी उस परिवार की आत्माएं हैं और वही एक जगह है जो कि शायद इस पूरे जंगल में सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन उस जगह तक कभी कोई पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि वो चुड़ैल उन्हें वहां तक पहुंचने ही नहीं देती है और इस पूरे जंगल पर अब उस चुड़ैल का ही वास है। और तो और अब धीरे धीरे पता नहीं कैसे गांव वालों की कौन सी गलती के वजह से ऐसा हो गया, हमें तो खुद ही समझ में नहीं आया। कई सालों तक तो उस चुड़ैल के यहाँ होने का हमें एहसास भी नहीं होता था, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हो गया, किसी ने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से वो चुड़ैल फिर से जागृत हो गई और उसने धीरे धीरे जंगल के बाहर भी अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया। रात में अक्सर वो पूरे गांव में घूमा करती थी। घर से बाहर किसी भी इंसान को पाकर उसे वैसे ही
भयानक तरीके से मार कर खा जाया करती थी। हर सुबह हमें गांव में किसी न किसी की लाश बहुत बुरी हालत में मिला करती थी। वो लाश ऐसी हालत में होती थी कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता था कि वो लाश है तो है किसकी। फिर इसी वजह से धीरे धीरे सारे लोगों ने इस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। बेटा, अभी भी समय है, तुम लोग इस जंगल के सीमा में ज़्यादा अंदर तक नहीं गए हो, अभी भी वक्त है, यहाँ से लौट जाओ, वरना तुम में से शायद ही कोई वापस अपने घर जा पाएगा। मनु और प्रतिमा तो अभी भी ये बातें बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सुन रहे थे। उन्हें इन बातों में शायद सच्चाई नज़र आ रही थी, लेकिन बाकी के चार दोस्त इन बातों को सुनकर जोर जोर से पागलों की तरह हंस रहे थे और उन बाबा का मजाक उड़ा रहे थे। उनको ऐसे हंसता हुआ और बाबा का मजाक उड़ाता हुआ देखकर मनु भड़क गया और उसने अपने दोस्तों पर चिल्लाते हुए कहा, बस करो तुम सब, मजाक बनाकर रखा है हर चीज का। किस बात पर तुम लोगों को इतनी हंसी आ रही है? और सुन ली ना तुम लोगों ने इनकी बात? अगर अभी भी तुम में से कोई यहाँ से जाना चाहता है तो वो यहाँ से बेशक जा सकता है। मैं और प्रतिमा तो अंदर जा रहे हैं, हमें पता है हमें क्या करना है, तुम लोग देख लो। इस पर चारों दोस्तों ने कहा, अरे यार, तुम लोग भी ना अजीब पागल हो। एक तो इस बूढ़े बाबा ने जो मन में आई वो कहानी सुना दी है, और तुम इस कहानी पे कह रहे हो हम विश्वास कर लें और तुम्हारे साथ ना आए। इतनी दूर क्या हम बेवकूफ़ थे जो हम तुम्हारे साथ यहाँ तक आए? चलो हम सब साथ में ही जाएंगे। और ये बात सुनकर मनु और प्रतिमा ने अपने बाकी के दोस्तों को समझाने की भी कोशिश नहीं की। सब के सब उन बूढ़े बाबा की बात सुनकर वहाँ से अंदर जाने लगे। बूढ़े बाबा ने पीछे से भी 3-4 बार उनको आवाज़ देने की कोशिश की और रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी बात ना तो सुनी और ना ही मानी। वो सब जंगल में अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे थे और मनु अपने साथ ऐसा कैमरा लेकर आया था जिसमें ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड की जा सकती हैं। वो जैसे जैसे अंदर जाते जा रहा था वैसे वैसे हर पेड़ पर अपने हिसाब से कैमरास फिट करते जा रहा था, इस हिसाब से कि अगर उनमें से शायद किसी को कुछ हो भी जाए तो ये चीज़ें जो उन्हें रिकॉर्ड करनी है वो चीज़ें इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। शायद उन दोनों को कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा था कि इसमें उन सब की जान को खतरा है, और अगर ऐसा होता है कि वो यहाँ से लौट ना पाए तो यहाँ पर जो भी उनके कॉलेज के लोग या फिर गांव के कोई लोग अगर उन्हें ढूंढने के लिए दोबारा आते हैं तो वो उस कैमरे की मदद से यहाँ पर हुआ क्या और इन सब की मौत कैसे हुई वो ये सच्चाई जान सकें। सारे दोस्त जंगल में अब काफ़ी अंदर आ चुके थे और जंगल का नज़ारा काफ़ी अलग था। वो पूरा जंगल कहने के लिए तो जंगल था, लेकिन चारों तरफ सूखे पेड़, सूखे पत्ते, अजीब सी बंजर धरती वही थी। हर जगह एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जिस सन्नाटे में दिन में भी किसी को किसी के कदमों की आहट ऐसी सुनाई देती जैसे कि कोई उनके बगल में ही चल रहा हो। जंगल के इतना बीचों बीच पहुंचने के बाद मनु और प्रतिमा अलग से तैयारी में लगे हुए थे। वो चाहते थे वो जंगल के अलग अलग हिस्सों में घूमकर अभी ही सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लें, ताकि रात में उन्हें रास्तों पर घूमने या इधर उधर जाने में कोई तकलीफ ना हो। लेकिन बाकी के चारों दोस्त एक अजीब से ही मस्ती के माहौल में बैठे हुए थे। उनको कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो लग रहा था जैसे इस सुनसान, वीरान और भयानक से जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। मनु और प्रतिमा ने
बाकी के चारों दोस्तों से कहा भी कि तुम लोग दो दो की टीम बनाकर अलग अलग जगह पर जाओ और जाकर रास्तों पर पेड़ों पर निशान बनाकर आओ, ताकि हमें पता रहे कि वापस इस जगह तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा। लेकिन वो चारों दोस्त वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी समीर और जारा ने ये कहा, ठीक है, जैसा तू कह रहा है, वैसे भी काम करने के लिए आए हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं तो तू हमें अपने रिसर्च की डिटेल्स तो देगा नहीं, तो हम सबमिट क्या करेंगे? मुझे पता है तू लास्ट में यही करने वाला है अगर हमने तेरी हेल्प नहीं की तो। एक काम कर, अमन संगीता, तुम दोनों उस तरफ जाओ, हम इस तरफ जाते हैं, और मनु और प्रतिमा तुम दोनों देख लो तुम्हें किधर जाना है। मनु और प्रतिमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। सब तय किए हुए अलग अलग डायरेक्शन में जंगल घूमने के लिए चले गए। जैसा कि मनु और प्रतिमा ने सबको बताया था, वो सब अपने साथ मार्कर जैसी कोई चीज या फिर चौक जैसी कोई चीज, जिससे कि वो रास्ते या फिर पेड़ों पर निशान बना सके, ऐसा कुछ लेकर गए थे। और सब जैसे जैसे जिस रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे, उस रास्तों पर निशान बनाते जा रहे थे। और वो सब लगभग जितना एरिया कवर कर सकते थे, वो सारा एरिया कवर करके वहाँ तक वापस अब लौट आए थे। लेकिन सब ने जिस जिस रास्ते पर निशान बनाए थे और जिस जिस रास्ते पर वो चलकर आए थे, कहीं ना कहीं अब सबके मन में इतना सुनसान, भयानक, शांत सा जंगल देखकर एक अजीब सा डर तो बन ही चुका था। जब बाकी के चारों दोस्त वहां तय की हुई जगह पर पहुंचे, तो अब चारों की बोलती पहले से बंद हो चुकी थी। वो पहले के मुकाबले काफी शांत हो चुके थे। उनका वो पिकनिक का मूड, वो माहौल लग रहा था जैसे सब कुछ अचानक से, पता नहीं ऐसा क्या देखकर, लेकिन बदल चुका था। मनु और प्रतिमा ने चारों को उतना शांत देखकर उनसे सवाल भी किए, अरे तुम लोगों को क्या हो गया? जंगल घूमने के लिए भेजा था और जंगल देखने के बाद तो ऐसी सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई है जैसे पता नहीं शायद सच में चुड़ैल देखकर आ गए हो। क्या हुआ है बताओ तो। इस पर सिर्फ समीर ने जवाब दिया, नहीं यार, ऐसा कुछ खास तो नहीं है। हाँ, बस ये है कि जब ये जंगल दिन में इतना भयानक लग रहा है तो रात में क्या ही होगा। वैसे भी हमें जितना रिसर्च करना था हमने कर लिया ना भाई, चल ना अब वापस चलते हैं। इस पर जारा ने भी यही कहा, हाँ यार चलना, बस हुआ, हो गया ना रिसर्च, कर लिया, अब जाते हैं वापस। लेकिन मनु और प्रतिमा ने कहा, हम दिन में कोई रिसर्च करने के लिए नहीं आए थे, मैंने सिर्फ तुम दोनों को रास्ता देखने के लिए भेजा था। ये अपने ज्ञान अपने पास रखो, हमें यहाँ रात में रुककर असली रिसर्च करनी है, क्योंकि तुम में से किसी को ऐसी कोई चीज़ दिखी क्या जिसको देख करके तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ, जो हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ ढूंढने आए हैं वो यहाँ पर है। इस पर समीर और जारा के चेहरे का रंग ऐसे उड़ चुका था जैसे सच में उन लोगों ने ऐसी कोई चीज़ जंगल में देखी तो है, लेकिन वो किसी को ऐसी चीज़ बता नहीं सकते, या फिर शायद डर रहे हैं कि अगर वो ऐसा कुछ सबके सामने कहते हैं तो उनका कहीं मजाक ना बन जाए। लेकिन एक बात हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर आपको किसी जगह पर ऐसी चीज़ों का पहले से पता है और आपको डर लग रहा है, उन चीज़ों के होने दिखने का एहसास हो चुका है, तो ये आपके मन का वहम बिल्कुल नहीं है, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई से भागना बेवकूफ़ी कहलाती है। यही बेवकूफ़ी कर रहे थे समीर और जारा, लेकिन अभी भी उन दोनों ने अपनी चुप्पी को कायम रखते हुए सिर्फ मनु और प्रतिमा को बार बार यही कह के जोर देना शुरू किया, हो गया ना यार, बस हुआ ना यार, चलना, जाते हैं, चलते हैं।
लेकिन ना तो अमन और संगीता वहां से जाने के मूड में थे और मनु और प्रतिमा तो पहले से तय करके ही आए थे कि उन्हें हर हाल में वहां पर उस जंगल में पूरी रात बितानी है। अब देखते ही देखते सूरज ढल चुका था, रात हो चुकी थी। सबने बीच में आग जलाकर आसपास चारों तरफ सब एक गोल घेरा बनाकर बैठ चुके थे। मनु और प्रतिमा अब सच में जंगल के अलग अलग जगह पर जाने के लिए तैयार थे और उन दोनों ने अपने बाकी के दोनों दोस्तों के हाथ में, जो कि अलग अलग टीम तैयार थी, समीर और जारा की, अमन और संगीता की, उनके हाथ में भी वैसे ही कैमरास पकड़ा दिए थे ताकि वो दिन में ही गए हुए रास्तों में वापस जाकर कैमरे से वो चीज़ें शूट कर पाएं जो कि वो वहाँ ढूंढने और देखने के लिए आए थे। अमन और संगीता तो अब जाने के लिए तैयार थे, लेकिन समीर और जारा बार बार एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ ऐसा हो जाए और उन्हें उस तरफ जाना ना पड़े। अभी तक उन लोगों ने अपने मन के डर को जाहिर नहीं किया था, लेकिन मनु और प्रतिमा सबके बार बार बोलने के बाद आखिरकार सबको उठकर अलग अलग डायरेक्शन में जाना ही पड़ा। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अभी ऐसे वक्त में इनको एक दूसरे के साथ होना चाहिए था, लेकिन सब उठकर अलग अलग रास्ते पर जा चुके थे। थोड़ी दूर इनको जाने के बाद अजीब सी हवाएं चलती हुई महसूस हो रही थीं। बार बार कानों में किसी के खुसफुसाने की आवाज़ें महसूस हो रही थीं। जब जब पलट कर कोई देखता, कैमरे से कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करता, कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। बार बार उन्हें सिर्फ यही दिखाई देता कि कोई काला सा साया इनके आसपास से तेजी से दौड़ता हुआ, चलता हुआ गुजरता जा रहा है। यही सारी चीज़ें सारे दोस्तों के साथ अलग अलग रास्तों पर लगातार हो रही थी। अमन और संगीता अभी भी ज़्यादा नहीं डरे थे, लेकिन समीर और जारा इतने में ही इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो उस रास्ते पर आगे जाने को तैयार ही नहीं थे। वो मुश्किल से आधे रास्ते को ही तय कर पाए होंगे जितना उन्होंने सुबह में घूमा था, एक्सप्लोर किया था। वो अब तय करते हैं कि वहाँ से उन्हें वापस उसी जगह पर पहुँचना है जहाँ पर वो आग जलाकर छोड़ कर आए थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आग के आसपास शायद ऐसी चीज़ें उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। दोनों तैयार हो चुके थे। दोनों मुड़कर जैसे ही वापस आने के लिए बढ़े, उन्हें तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से उनके पैरों को पकड़कर तेजी से खींच दिया हो, जिससे कि वो दोनों जमीन पर धड़ाम से मुंह के बल गिर गए और दोनों की भयानक चीख उस पूरे जंगल में गूंज गई। वो आवाज बाकी के चारों दोस्तों को भी साफ साफ सुनाई दी थी। अब वो चारों इन दोनों की मदद करने के लिए उस तरफ भागने लगे और भागकर वो चारों उसी रास्ते पर पहुंच तो चुके थे, लेकिन उन्हें समीर और जारा कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। हाँ, उन दोनों के हाथ में पकड़ा हुआ कैमरा उन्हें वहां जमीन पर गिरा हुआ नजर तो आ गया था, लेकिन वो दोनों दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब उनकी कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। ये चारों दोस्त लगातार बाकी के अपने दोस्तों को आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब कहीं ना कहीं अमन और संगीता के मन में भी डर घर कर रहा था। वो दोनों काफ़ी घबराने लगे और अब
अमन और संगीता ने भी मनु और प्रतिमा से कहना शुरू कर दिया, अरे यार पता नहीं इन दोनों के साथ क्या हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम लोग सच में वापस चलें क्या? बस इस जंगल से निकल जाते हैं, बाहर जो हमारी गाड़ी खड़ी है हम उसमें जाकर बैठ जाएंगे, रात भर इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन अभी चल यहाँ से वापस चलते हैं। वैसे भी सुबह होगी तो हम उनको ढूंढ लेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम लोग जंगल में इतना अंदर तक आ गए हैं लेकिन उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, प्लीज़ चलना, जाते हैं। लेकिन मनु और प्रतिमा पता नहीं कौन सी धुन में थे, वो यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थे। तभी अचानक उन सबको वापस से जारा की चीखें सुनाई देने लगती हैं और जारा की चीखें अब अलग दिशा से आ रही थी। चारों मुड़कर अब उसी दिशा में भागना शुरू करते हैं। उस दिशा में भागते भागते उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था जैसे वो घूमकर एक ही जगह पर वापस से पहुंच जा रहे हैं। जारा की चीखें लगातार उस जंगल को दहलाए हुए थी, लेकिन जारा कहीं भी किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। काफी देर तक एक ही जगह पर गोल गोल घूमकर पहुंचने के बाद आखिरकार अमन को ये एहसास हो गया कि वो बार बार घूमकर एक ही जगह पर पहुंच जा रहे हैं। और ये महसूस होते ही अमन ने तुरंत चीख कर अपने सारे दोस्तों को वहीं पर रुकने के लिए कहा और अमन ने कहना शुरू किया, भाई हम कर क्या रहे हैं यार, तुम ध्यान भी नहीं दे रहे हो। हम तब से घूमकर एक ही जगह पर बार बार पहुंच जा रहे हैं। ये देखो पेड़ पर ये निशान सुबह मैंने ही बनाए थे। यार ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमको इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था। ये बातें सुनकर अब कहीं ना कहीं प्रतिमा को भी घबराहट होने लगी थी, क्योंकि वो ऐसा सोचकर यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं आए थे कि उनके दोस्तों को वो खो देंगे। इसलिए अब आखिरकार प्रतिमा ने भी मनु को समझाना शुरू किया, मनु मुझे ना अमन की बात बिल्कुल सही लग रही है। हम करीब करीब 2 घंटे से इस एक ही जगह पर चक्कर लगाए जा रहे हैं। जारा की चीखें सुनाई तो दे रही हैं लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई माया जाल है जिसमें हम फंस चुके हैं। हमें हर हाल में अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। सुबह हम देखेंगे हमें अपने दोस्तों को कैसे ढूंढना है, लेकिन चलो हम यहाँ से चलते हैं। अब मनु को भी सबकी बातें शायद समझ में आ रही थी, लेकिन इन सबको ये चीज़ें समझते समझते अब शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये सब अब एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जिस जाल से निकलना इनके बस की बात तो नहीं थी। इन सब ने अब सच में ये तय किया कि ये इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे और रात अपनी गाड़ी में ही बिताएंगे। अब इन्होंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, लेकिन बाहर जाने का रास्ता है कहाँ? इन्हें तो रात में ये बातें समझ में ही नहीं आ रही। इनके बनाए हुए निशान पेड़ों पर चारों तरफ दिख रहे थे। कौन सी जगह थी जहाँ से ये आए थे और कौन सी जगह है जहाँ से इन्हें अब बाहर जाना है, वो रास्ता तो है ही नहीं। अब इन सब के मन में डर धीरे धीरे घर कर चुका था। अब इन्हें लगातार जो जारा की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जो चीखें सुनाई दे रही थीं, वो अब एक ऐसी भयानक आवाज़ में बदल चुकी थी। जारा इन्हें अपने आवाज़ में, जिसके आवाज़ में 3-4 आवाज़ें और मिली हुई थी, उस भयानक सी आवाज़ में जारा इन सबको यही कह रही थी, तुम सब यहीं मरोगे, हमारे साथ ही मरोगे, कोई अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और जारा की एक भयानक हंसी पूरे जंगल में इस तरह से फैल गई थी, जिसके वजह से अब इन सब के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। जारा की इस बात से इनको इतना तो समझ में आ चुका था कि इनके
वो दोनों दोस्त अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये बार बार वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कोशिश अब बेकार हो चुकी थी। संगीता इन चीज़ों से अब इतना परेशान हो चुकी थी कि उसने फैसला किया वो इनके साथ इनको फॉलो करते हुए रास्ता नहीं ढूंढेगी। वो अकेली ही रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ी। अब इन सब में बहस और लड़ाई शुरू हो चुकी थी, क्योंकि आपको भी ये बात अगर पता होगी तो जब आपके आसपास ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं तो आपस में मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना, बहस होना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही इन दोस्तों के साथ भी हो रहा था। गीता रोती चीखती चिल्लाती एक अलग दिशा में भाग गई। अमन उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भाग गया। मनु और प्रतिमा अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ ही थे और ये सब जंगल में अब इस तरीके से भटक चुके थे कि दोनों दोस्त जिनकी जोड़ियां थीं वो जोड़ियां पूरी तरह से अलग हो चुकी थीं। थोड़ी ही देर में जंगल में संगीता की चीख भी गूंजने लगी। ये चीख सुनते ही प्रतिमा को ये समझते देर नहीं लगी कि उनकी दोस्त संगीता भी शायद अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी है। संगीता की चीख सुनते ही अमन की आवाज़ें जंगल में और तेज तेज बढ़ चुकी थीं। वो बार बार संगीता को उसके नाम से पुकार रहा था और संगीता लग रहा था जैसे अमन को जवाब दे रही है कि वो चाहती है कि अमन भी उस तक पहुँचे और अमन की हालत भी ठीक संगीता की तरह हो जाए। जैसे संगीता ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, वैसे ही अमन की भी जान चली जाए। और ऐसा ही हुआ। संगीता ये करने में अब सफल हो चुकी थी। उसने अमन को भी अपने पास तक बुला लिया था और थोड़ी ही देर में अमन की भी चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ें, मदद के लिए पुकारने की आवाज़ें पूरे जंगल में फैल चुकी थीं। ये आवाज़ें अब सुनकर मनु और प्रतिमा बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उनको अब ये बात साफ साफ समझ में आ चुकी थी कि उनके दोस्त अब मर चुके हैं। अब वो दोनों ही इस पूरे भयानक से खौफनाक जंगल में अकेले उस चुड़ैल के साथ बचे हुए हैं। अब उन दोनों को इतनी देर में ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई थी कि इस जंगल से निकलने का रास्ता तो आज रात उन्हें मिलने से रहा। तभी अचानक प्रतिमा को उन बूढ़े बाबा की बात याद आई कि इस जंगल में एक झोपड़ी ऐसी है जो कि उस परिवार का घर थी जिसे उस चुड़ैल ने जला दिया था। कहा जाता है कि इस जंगल का सबसे सुरक्षित इलाका वही झोपड़ी है। ये बात याद आते ही प्रतिमा ने तुरंत मनु से कहा, मनु मनु तुम्हें याद है वो बूढ़े बाबा ने हमें बताया था कि यहाँ इस जंगल में एक झोपड़ी है जो कि इस जंगल का सबसे सुरक्षित इलाका है, जहाँ पर शायद वो चुड़ैल नहीं पहुँच सकती है। अब हम इस जंगल से निकल तो नहीं सकते, कम से कम उस झोपड़ी को तो ढूंढ सकते हैं। मनु ने भी डरते हुए तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ मुझे याद है, चलो अगर हम बाहर नहीं निकल सकते तो वो झोपड़ी तो ढूंढ सकते हैं ना। और इतना कहते ही दोनों जिस दिशा में भाग रहे थे उसके विपरीत दिशा में उन्होंने भागना शुरू कर दिया। वो पागलों की तरह जंगल के अंदर और अंदर, बहुत अंदर घुसते चले जा रहे थे। वो जैसे जैसे जंगल के अंदर जाते जा रहे थे वैसे वैसे ये भयानक आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और उन आवाज़ों में उनके दोस्तों की आवाज़ें भी मिलती हुई, बढ़ती हुई, उन्हें डराती हुई साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ें अब इतनी भयानक थीं कि उनके पैर भी
आगे बढ़ने से जवाब दे रहे थे, लेकिन जान किसको नहीं प्यारी होती है। इस वजह से दोनों आगे बढ़ते ही जा रहे थे। जैसे तैसे गिरते पड़ते वो जंगल के अंदर, बहुत अंदर तक आ चुके थे। तभी अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे सामने उन्हें झोपड़ी की बनावट सी कोई चीज दिखाई दे रही है। इसी भागा दौड़ी में प्रतिमा नीचे गिर चुकी थी। मनु उससे दौड़कर काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन जब उसे ऐसा एहसास हुआ कि प्रतिमा उसके पीछे नहीं है, वो लौटकर प्रतिमा को ढूंढकर उस जगह तक ले जाने के लिए वापस आया। उसने प्रतिमा को उठाया और उठाकर उसने उसका हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू किया। तभी अचानक ऐसा एहसास हुआ मनु को जैसे उसके पैरों को किसी ने जोर से पकड़ लिया हो और उसे पीछे की तरफ घसीट रहा हो। मनु अपने मुंह के बल जमीन पर गिर चुका था और वो तेजी से झोपड़ी की अपोजिट दिशा में जमीन पर घसटाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। प्रतिमा उसे देखकर रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मनु, मनु क्या हुआ तुम्हें, वापस आओ प्लीज। लेकिन उसकी आवाज मनु को रोक नहीं सकती थी। मनु ने भी अपनी दोस्त की जान बचाना उस समय ज्यादा सही समझा और उसने प्रतिमा को चीखते हुए जवाब दिया, प्रतिमा तुम प्लीज उस झोपड़ी तक चली जाओ तो तुम बच सकती हो। और ये आवाज सुनकर प्रतिमा वहां खड़े होकर रो रही थी, डर रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी उसे पता था अब वो अपने दोस्त मनु को भी बचा नहीं सकती और झोपड़ी उससे मुश्किल से 5 कदम की दूरी पर ही थी। प्रतिमा भागकर उस झोपड़ी के अंदर घुस चुकी थी और अब प्रतिमा वहां पहुंचने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस तो कर रही थी, लेकिन उसे लगातार बार बार समीर, जारा, अमन, संगीता और तो और अब मनु की भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो कि उसे बार बार कभी अपनी मदद के लिए बुलाते तो कभी उसे धमकियां देकर उस झोपड़ी से निकलने के लिए कहते। उसे उस झोपड़ी के बाहर बहुत ज़्यादा हलचल महसूस हो रही थी। जो जंगल अभी कुछ देर पहले शांति की चादर ओढ़े हुए था, उस जंगल में अचानक से इतनी हलचल होने लगी थी जिसको देखकर कोई भी डर सकता था। लेकिन प्रतिमा वैसे ही झोपड़ी के एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी। वो रो रही थी, वो काफ़ी डर से कांप रही थी, उसको पसीने आ रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे तैसे पूरी रात प्रतिमा को यही भयानक आवाज़ें लगातार सुनाई देती रहीं, लेकिन प्रतिमा बाहर नहीं आई और आखिरकार सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही प्रतिमा ने अपने आंसू पोंछे। पहले तो उसने झोपड़ी से निकलकर ये कंफर्म किया कि सच में सुबह हुई है या नहीं। जब उसने देखा तो सूरज उसके सर पर चढ़ चुका था, मतलब दोपहर के करीब 12 बज चुके थे। प्रतिमा भागती हुई उस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी और उसे जंगल से निकलने का रास्ता बहुत आसानी से मिल गया। वो लगभग 1 घंटे में ही जंगल के बाहर खड़ी हुई गाड़ी के पास पहुंच चुकी थी। प्रतिमा वहां आ तो चुकी थी, लेकिन उसे पता था उसके दोस्त अब उसका साथ छोड़ चुके हैं। उसे वहां से अकेले ही अब वापस जाना है। और आखिरकार प्रतिमा वहां उस जंगल के दायरे से निकलकर जैसे तैसे शाम होते होते अपने शहर में अपने कॉलेज के हॉस्टल के पास पहुंच चुकी थी। लेकिन
जब प्रतिमा वहाँ पर पहुँची तो प्रतिमा वहाँ पहुँचते ही गिरकर बेहोश हो चुकी थी। वो कुछ भी बताने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। कॉलेज वालों ने उसकी वैसी हालत देखकर प्रतिमा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 15 दिन तक प्रतिमा वैसे ही बेहोशी के हालत में अपने दोस्तों का नाम बड़बड़ाती रही, बार बार एक ही बात दोहराती रही, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें उस जंगल में नहीं जाना चाहिए था, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें उस जंगल में नहीं जाना चाहिए था। और ये सारी चीज़ें होने के बाद 15 दिन के बाद जब प्रतिमा को होश आया तो उससे उसके दोस्तों के बारे में जब सवाल जवाब किए गए तब प्रतिमा ने अपनी आप बीती सारे लोगों को बताई। काफ़ी सारे लोगों ने तो उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं किया और प्रतिमा लौटते वक्त वो सारे कैमरेज लेकर आई थी। प्रतिमा ने प्रूफ के तौर पर सारे लोगों को कैमरा और उसकी रिकॉर्डिंग्स दिखाने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में कोई भी चीज़ कैप्चर नहीं हुई थी आत्मा जैसी। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ काले रंग की परछाई ही नजर आ रही थी और उसके दोस्त अचानक जमीन पर गिरते हुए, जमीन पर घिसटते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, ये चीज़ें हुई तो हुई कैसे, इसका कोई भी सबूत अब प्रतिमा के पास नहीं था। लेकिन जिन लोगों को ये बातें माननी थी उन्होंने प्रतिमा की बातें मानी और जिनको नहीं माननी थी उन्होंने उनकी बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं किया। लेकिन प्रतिमा को ही पता था वो किस चीज़ से गुजर कर, किस चीज़ को देखकर वहाँ से वापस आई है। प्रतिमा के दिमाग पर इस चीज़ का बहुत गहरा असर पड़ा। उस साल प्रतिमा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। प्रतिमा लगभग 2 साल तक अपने घर में अपने दिमाग का इलाज करवाती रही और आखिरकार प्रतिमा एक लंबे समय के बाद इस हादसे से उबरने में सफल हो पाई। तब उसने अपने आगे की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसने कभी भी ऐसे किसी सब्जेक्ट को चुनने की गलती दोबारा नहीं दोहराई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। और थैंक यू सो मच मेरे सारे दोस्तों को जो हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखते हैं। आप सब से भी यही उम्मीद है कि आप अपना सपोर्ट और प्यार हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे, जिससे मुझे आगे बढ़ने में मदद मिले। आप सब अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दिया कीजिए कि आपको मेरी ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। मुझे आप सबका फीडबैक अपनी कहानी को लेकर जानने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।